प्यार परीक्षा तो आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में, जहां पर मैं कुलदीप सर फिर से एक बार आपके सामने लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी केवीएस सीटेट यूपीटेट डीटीपीएसबी जो 2025 में आने वाली बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन है उन सभी को कवर करने के लिए एनसीईआरटी प्लस और उसी तरह से उन सभी एग्जामिनेशंस में आए हुए पीवाईक्यू के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे हमारी जबरदस्त सेशन में। सभी का जी बिल्कुल वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। चलो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ये पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, वहां पे जहां पे हमने ये पढ़ाया था कि किस तरह से पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर किस तरह से डिफरेंट बिहेवियर जो शो करता है, इनके बारे में हमने पढ़े थे। तो सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहना चाहिए। तो चलो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जब तापमान 4 डिग्री से घटकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो 1 किलोग्राम पानी की मात्रा क्या हो जाएगी। चलो जी इसका सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया जी, यहां पे बोला गया है 1 किलोग्राम पानी की मात्रा पूछी गई है, वॉल्यूम पूछा गया, मात्रा नहीं बोलूंगा यहाँ पे। एक्चुअली मात्रा नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए थे आपका आयतन चाहिए था, है ना। आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा। जब कभी भी वॉल्यूम की बात हो, यहां पर मैक्सिमम लोग जो है बी आंसर कर रहे हैं। क्या आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे। एक बात मुझे बताइए, मैंने जो ग्राफ आपको पढ़ाया था क्या इस तरह का ग्राफ था। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर लिख रहा हूं तो हमने पढ़ा था कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या था, वॉल्यूम आपका मैक्सिमम था। इस तरह से वॉल्यूम आपका क्या था, मैक्सिमम था 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, बराबर है। और चलो इसे सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं सभी लोग। मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है जी, क्या होता है। यहां पर अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर जा रहा हूं, मान कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा हूं, जनरली जब कभी भी तापमान घटता है तो आयतन कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है, बराबर है। पर यहां पर अगर मैं पानी की अगर मैं बात करता हूं तो पानी की जो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मात्रा होती है, माने कि वॉल्यूम जो होता है, वो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाता है, वॉल्यूम बढ़ते जाता है। और वही जो डेंसिटी, माने कि अगर मैं बात करता हूं घनत्व की, अगर मैं बात करता हूं तो घनत्व क्या हो जाएगा जी। चलिए सब लोग बताएंगे, ये कम होता जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर बर्फ जो होता है ये पानी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है जी, क्योंकि बर्फ की जो घनत्व होता है भाई साहब, जो डेंसिटी होती है वो कम होती है पानी की तुलना में। और हमने यही पढ़ा है कि जिसका घनत्व कम रहेगा वो हमेशा ऊपर तैरेगा। और उसी तरह से इसमें हमने एग्जांपल देखा है कि अगर मान लीजिए कोई कांच की बोतल, अगर कोई कांच की बोतल आपने पानी से पूरी तरह से भरकर, पानी से पूरी तरह से भरकर अगर ये आपने फ्रिज में रख दिया, किस में रख दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया, तो भाई साहब ये कांच की बोतल टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ता है तो उसे एक्सपांशन के लिए जगह नहीं मिलती है और वो क्या करता है, कांच की बोतल को तोड़ देगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, सभी लोग एक बार रिवाइज करेंगे। जब 4 डिग्री से घटकर 0 डिग्री से हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा, बराबर है जी। और उसी तरह से अगर आपको घनत्व के बारे में पूछा जाता है, डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है, तो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस से अगर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर जाता हूं, किसे, पानी को लेकर जाता हूं, तो घनत्व के ऊपर क्या असर करेगा, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। जब कभी भी घनत्व की बात आए तो आपको वो टूटी हुई बोतल याद आनी चाहिए। तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया, ये कम हो जाएगा। और इसका उदाहरण रहेगा, बर्फ जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। किसके ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते सब लोग, इसका भी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, चलो बताओ जी। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके DSSB में, और ये क्वेश्चन जो है आपके एनवीएस और केवीएस इन दोनों एग्जामिनेशन में पूछे गए, ठीक है। तो चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा। 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री से ठंडा होने पर पानी के घनत्व का सही वर्णन करें। माने कि यहाँ पे 4 था, अब देखो वहां पे आपके 10 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, बिल्कुल तापमान तो वही कम हो रहा है, 10 से मैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा हूं, और तो घनत्व क्या हो जाएगा जी, चलो बताओ सभी लोग, घनत्व क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी। अब यहां पर ये बात आती है, यहां पर यह बात आती है कि 10 से 4 के बारे में पूछा गया है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका घनत्व बढ़ता है, घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, और जब 4 डिग्री सेल्सियस से आप 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाओगे तो घनत्व कम होगा। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो भी आपका असामान्य व्यवहार होता है पानी का, वो 4 डिग्री सेल्सियस के आपको नीचे दिखाई देगा। माने कि इस केस में भी आप सभी के भाई साहब मोए मोए हो गया है, बस कुछ ही बच्चों ने इसका सही उत्तर किया है। चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही उत्तर किया है, फिर से एक बार सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे। 10 से 4 तक घनत्व बढ़ेगा, और 4 से और 0 तक लेके जाओगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान के आंसर क्या होगा जी, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने सही किया है जी, प्लीज एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, ताकि हमारा टारगेट जो है 500 के का भाई साहब वो बढ़ जाए, ठीक है। 500 लाइव का जो हमारा टारगेट है वो रहना चाहिए, सब लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। ये आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई साहब उसका कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही चाहिए। चलो इसका भी आंसर कर देंगे, बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों ने सही उत्तर किया है बहुत बढ़िया जी। चलो इसका भी आंसर कर देंगे, किसी वस्तु के रेखीय संवेग को उसकी वेग से अगर विभाजित करते, देखिए क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे, यहां पे पूछा गया है कि जो लीनियर मोमेंटम है, अगर इसको मैंने बॉडी के वेलोसिटी के साथ अगर डिवाइड कर दिया तो भाई साहब आपको क्या मिल जाएगा जी। चलो यहां पे बोला गया है रेखीय संवेग, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है जी, मास इंटू वेलोसिटी होता है, बराबर है। और इसे क्या बोला गया है जी, इसे हमने वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा जी, द्रव्यमान आ जाएगा। तो द्रव्यमान यहां पे दिख रहा है जी, बिल्कुल ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका उत्तर। तो भाई साहब आपका आंसर क्या आएगा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग गुरुदेव जी, बाबा जी आपको भी वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो मास इसका सही उत्तर रहेगा, क्या रहेगा, मास इसका सही उत्तर रहने वाला है। बहुत बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, अगर मैंने लीनियर मोमेंटम को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, चलो देखते हैं इसका उत्तर कौन करते हैं सभी लोग। अगर मैंने लीनियर मोमेंटम को अगर टाइम के साथ डिवाइड कर दिया तो आपको इसकी इकाई क्या रहेगी, क्या मिलेगा वो बाद में जान दीजिए, इसकी इकाई क्या रहेगी। चले देखते हैं कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते, सभी लोग इसको आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। तो चलो बताओ, मोमेंटम का फार्मूला हमने लिखा मास इंटू वेलोसिटी, मान कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ये आ गई आपकी लीनियर मोमेंटम माने कि रेखीय संवेग का इकाई। और वही अगर मैं समय माने कि टी जो सेकंड से निर्देशित करते, अगर सेकंड लिख दूंगा तो आपका आ जाएगा भाई साहब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक बात मुझे बताइए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। यूएसए की धरती से मैं प्रणाम स्वीकार करता हूं, निशा जी आपका भी स्वागत है। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, क्या रहेगा, बहुत बढ़िया जी। मिथिलेश जी ने सबसे पहला उत्तर दिया है, ये होता है आपका न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन किसकी इकाई है जी, न्यूटन है आपकी बल की इकाई, माने कि जिसे बोलेंगे हम फोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पर उसके पहले जो है एक बात, एक कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप भर दोगे, उसके बाद हम आगे चलते। चलो बताओ, यहाँ पे मोमेंटम माने कि जो हमारा रेखीय संवेग उसके बारे में पूछा गया, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, माने कि मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होता है जी, ये होता है आपके मास का
एंड वेलोसिटी का। किसका होता है? मास एंड वेलोसिटी, माने कि द्रव्यमान और जो हमारा वेग होता है भाई साहब, उसका प्रोडक्ट होता है आपका मोमेंटम। उसके बाद मोमेंटम की इकाई क्या रहेगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अभी अभी हमने लिखे थे। चलिए, मोमेंटम की इकाई क्या थी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी था, बराबर है। और मोमेंटम किस प्रकार की इकाई है? ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, माने कि ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। और उसी तरह से ये क्यों सदिश राशि है? क्योंकि यहां पर आपका जो वेलोसिटी है, माने कि जो वेग होता है, वो क्या होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए मोमेंटम भी क्या है जी? ये भी एक प्रकार की सदिश राशि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया आप ही को? तो एक कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जिससे आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका भी आंसर क्या रहेगा? द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग अ फ्री फॉलिंग मोशन। जब कभी भी वस्तु मुक्त गिरावट गति के साथ नीचे आती है, माने कि इसे फ्री फॉल बोलते हैं। माने कि जस्ट इमेजिन कीजिएगा, अगर किसी का मुझे गुस्सा आया, उसने मैंने क्या किया? उसे रॉकेट में बिठाया और भाई साहब आकाश में लेकर गया, और आकाश में लेकर जा थर्मोस्फीयर के बाहर लेकर गया, और वहां से मैंने उसको धक्का मार दिया, चल मार दीजिए, वो वहां से कूद गया। अब बताओ उसमें क्या समानताएं रहेगी? उसकी क्या विशेषता रहेगी उसके गति की? क्या उसका संवेग इक्वल रहेगा? क्या उसका वेग समान रहेगा? क्या उसका एक्सेलरेशन समान रहेगा? या नन ऑफ अबाउ? निशा कुमारी जी, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लेट आ गए इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। इक्वल मोमेंटम, देखिए मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? अभी हमने पढ़े थे, वो पढ़े थे हमने मास इनटू वेलोसिटी। एक बात मुझे बताइए, अगर मैंने किसी को ऊपर लेके गया और ऊपर से फेंक दिया, क्या उसका द्रव्यमान बदलेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात मुझे बताएंगे, अगर मैंने किसी इंसान को, जिससे मेरा गुस्सा है भाई साहब, उससे मैंने बदला लेना है, और उसको जो है मैंने हेलीकॉप्टर में बिठा के जो है भाई साहब ऊपर लेके गया। ये मान लीजिए हेलीकॉप्टर है हमारा, इसे बिठाकर जो है ऊपर लेके गया, और ऊपर से भाई साहब मैंने उसको फेंक दिया। ये हेलीकॉप्टर है, और भाई साहब इधर से मैंने उसको फेंक दिया, और ये वो इंसान है जिसको मैंने फेंक दिया। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसमें क्या क्या बदलाव आ गया? मान लीजिए पहले का जो है, मान लीजिए 50 किलोग्राम का आदमी था, तो यहां पर आने के बाद भी उसका मास कितना रहने वाला है जी? 50 किलोग्राम ही रहने वाला है, वो 15 का तो होगा नहीं, बराबर है। इसका मतलब यहां पर उसका मास बदल रहा है क्या? जी नहीं, मास नहीं बदल रहा है। पर मुझे बताइए वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी बदलेगी या क्या होगी? चलो बताओ, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मैं बात कर रहा हूं इसके वेग की, वेग माने कि वेलोसिटी की। एक बात मुझे बताइए, जस्ट इमेजिन कीजिएगा, यहां पे उसकी वेलोसिटी कम थी, यहां पे बढ़ जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और जैसे जैसे वो नीचे आएगा भाई साहब उसकी गति बढ़ती जाएगी, और जैसे ही वो धरती से टकराएगा भाई साहब टमाटर की तरह वो फूट जाएगा, बराबर है। तो ऑब्वियस है, ऊपर से जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी गति क्या हो रही है? बढ़ रही है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब इसका क्या है जी? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? नहीं। वेग कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? त्वरण इसका समान रहेगा। कैसे? चलो बताता हूं। क्योंकि हमने पढ़े हैं कि धरती के ऊपर जो भी चीज एक्ट होती है उसके ऊपर समान त्वरण लगता है। वो त्वरण कितना होता है जी? वो त्वरण कितना होता है? जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्री फॉल कंडीशन में उस बॉडी के ऊपर लगने वाला त्वरण हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो कितना रहेगा? वो रहेगा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। और उसी तरह से एक और क्वेश्चन में आपको पूछता हूं, जस्ट इमेजिन कीजिएगा, ये इंसान है जिसका मास है 50 किलोग्राम, और इसके पीछे में जो है मैं भी कूद गया। भाई साहब क्या करूं? शिक्षक हूं, किसी इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं। यहां से कूद गया इसे बचाने के लिए, और मैं यहां से जब कूदा तो मेरा मास मान लीजिए 60 किलोग्राम का है। कितना है? 60 किलोग्राम का है। तो सभी लोग मुझे एक साथ आंसर करके बताएंगे, एक साथ आंसर करके बताएंगे, क्या मैं इस आदमी को पकड़ पाऊंगा या नहीं?
मान लीजिए धरती की पूरी हवा जो है, एयर जो है, किसी ने सोख ली है, हवा इसमें मौजूद है ही नहीं। चलिए आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग जो इसमें लॉजिक लगा पाएंगे। मान लीजिए ये इसे फेंक दिया, ये यहां तक आ गया होगा, उसके बाद मैं कूद गया भाई साहब इसे बचाने के लिए, क्या हम इसे पकड़ पाऊंगा? चलिए, क्या इसे हम पकड़ पाएंगे? कदापि नहीं। मेरा आंसर क्या रहेगा? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे शरीर के ऊपर एक्ट होने वाला त्वरण और इसके शरीर के ऊपर एक्ट होने वाला त्वरण जो है वो दोनों भी समान रहेंगे। वो कितना रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मैं इसे कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि हमने क्या पढ़े हैं कि अगर धरती के ऊपर की मैंने हवा सोख ली तो चाहे वो किसी मुर्गी का पंख रहे, चाहे वो मुर्गी का पंख रहे, चाहे वो कोई लोहे का बॉल रहे, अगर दोनों को समान हाइट से मैं छोड़ रहा हूं तो दोनों भी जमीन के ऊपर समान गति से समान समय के ऊपर ही जाकर गिरेंगे। ये है लॉ, और ये यही बताता है कि ये जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है ये किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर नहीं निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया जी सभी को? क्लियर हो गया सभी को? वस्तु का द्रव्यमान मतलब जैसे कि मुर्गी का पंख ले लिए तो मान लीजिए वो 10 ग्राम का है, और ये जो आयरन बॉल है, लोहे का बॉल है, मान लीजिए वो 10 किलोग्राम का है। दोनों को छोड़ूंगा तो ये चाहे 10 ग्राम का रहे या 1 क्विंटल का रहे या 10 किलोग्राम का रहे या 10,000 किलोग्राम का रहे, दोनों को अगर समान हाइट से समान ऊंचाई से एक ही समय पर अगर छोड़ रहा हो तो दोनों भी एक ही समय के ऊपर जमीन के ऊपर गिरेंगे। ये है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर हो गया है जी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर is slowly rising the temperature of the atmosphere because of its absorb। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और उसी के साथ साथ समान टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में इस बार पूछा गया है। चलो जी, सभी लोग सेम कंसेप्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, यहां पर मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन वो एब्सॉर्ब करेंगे, ऐसा आपका कहना है, ऐसा आपका कहना है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। पर मैं आप सभी को बड़े दुख भरे एक गहरे सांस के साथ बताना चाहूंगा कि आप सभी का आंसर गलत है। आप सभी का आंसर गलत है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसे निकाल कर लाया है ताकि मैं आपको फंसा सकूं। आप सभी का आंसर गलत रहेगा, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो ग्लोबल वार्मिंग गैस होते हैं उनके द्वारा जो वातावरण की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, वो कौन सी ऊर्जा एब्सॉर्ब करती है? हमने पढ़े थे जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, मान कि जिनका तरंग दैर्घ्य कैसे रहेगा? तरंग दैर्घ्य कैसे रहेगा जी? ज्यादा रहेगा। उन वेव्स को जो है एब्सॉर्ब किया जाता है इन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। एक बात मुझे बताइए, हमने विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पढ़े हैं, और वहां पे हमने ये भी पढ़े हैं कि जिनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति कैसी रहेगी जी? उनकी आवृत्ति रहेगी कम, और जिनकी आवृत्ति कम होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम इंफ्रारेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड बोलते हैं। तो आप सभी का आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। और यही सबसे जबरदस्त बात है इस क्वेश्चन की, क्योंकि आपको सभी को बताना चाहूंगा कि इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि जो वातावरण के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? मुख्य स्रोत क्या होता है? उस टाइम पे ये जो आंसर कोई बता सकता है क्या इसका क्वेश्चन का आंसर? यहां पे मैं आपको जो है ऑप्शन भी देता हूं। ए ऑप्शन रहेगा आपका सूर्य, ठीक है। बी ऑप्शन रहेगा आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन, और तीसरा था आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन।
चौथा था आपका मोर देन वन ऑफ अबव, और ऑप्शन नंबर ई था नन ऑफ अबव। और बताओ इसका आंसर क्या लिखा गया है हमारे एनसीईआरटी में? मुझे पता था आप वही करने वाले हो, मुझे पता था आप वही करने वाले हो। हमारे वातावरण के अंदर जो ऊष्मा आती है वो उसका मुख्य स्रोत है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, सभी लोग यहाँ पे अच्छे से समझाना चाहूंगा। देखो क्या है कंसेप्ट, कैसा है, मान लीजिए ये हमारी धरती है, मान लीजिए ये हमारी धरती है, और इस धरती के ऊपर जो है मान लीजिए ये हमारा वातावरण है। ये क्या है? हमारा वातावरण है, ठीक है, नीला नीला वातावरण है। सूरज से जो किरणें आती है वो होती है आपकी भाई साहब किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बाकी सब कुछ रेडिएशन आती है। इन रेडिएशन को ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है, ये इनके आर पार चले जाते हैं, उनको पार करके चले जाते हैं। अब होता यूं है कि हमारी धरती क्या करते हैं, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक समय के बाद, एक या एक अंतराल के बाद इसको फिर से उसी वातावरण में क्या करेंगी, रेडिएट करना शुरू कर देंगी, उसको वातावरण में छोड़ना शुरू कर देगी। और ये जो होती है ये इसे बोला जाता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है। और ये जो रेडिएशन यहां से निकल रही है ये ग्लोबल वार्मिंग गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित की जाती है, और उसी के वजह से हमारे वातावरण में ऊष्मा बढ़ती है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है। तो यहां पे आपका आंसर क्या रहना चाहिए? इसका आंसर आपका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देख भी पा रहे हो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है जी? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यह होता है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो धरती पर गिरेगी, गिरने के बाद धरती उसे एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से उसे वातावरण में रेडिएट करेगी, और जब रेडिएट करती है तो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस उसे क्या करती है, ट्रैप करती है, फिर से उसे धरती की तरफ भेजेगी, और उसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। बराबर है? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ चलो ये हमने पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आप सभी को, ये वेवलेंथ भी स्पेक्ट्रम भी हमने पढ़े हैं, ये वेवलेंथ स्पेक्ट्रम भी हमने पढ़े। यहां पर कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा, सभी लोग एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करता हूं, ऐसा प्रकाश जिसे मानव देख पाता है, उसका स्पेक्ट्रम का क्या रहेगा जी? उस स्पेक्ट्रम का रहेगा लगभग 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में उसका लैम्बडा होता है, उसके बीच का लाइट जो है हम देख पाते हैं। क्लियर है? 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर, यहाँ पे एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो 380 नैनोमीटर दिया है हमारे एनसीईआरटी में। बराबर है? 380 से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में हम प्रकाश देख पाते हैं, जहां पे ये हमारा इंद्रधनुष बनता है। पर उसी अगर मैं बात करूंगा कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो यहाँ पे आपका लैम्बडा कम होता है। क्या होता है? लैम्बडा कम होता है, और आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ऐसी कौन सी तरंगे होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जिसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है, जिसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है। और सर्वाधिक ऊर्जा जिसकी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम गामा किरणें। क्या बोलेंगे? गामा किरणें। और इसी गामा किरणों की जो आवृत्ति होती है वो सभी स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया। पर वही अगर आप इस साइड जाओगे तो भाई साहब उसकी ऊर्जा कम होते जाएगी। क्यों कम होते जाएगी? क्योंकि इसका लैम्बडा बढ़ते जाएगा और इसकी आवृत्ति जो होती है वो कम होती जाएगी। और हमने पढ़े अगर आवृत्ति कम होती है तो ऊर्जा भी क्या होते जाएगा जी? कम हो जाएगी। क्लियर है? एकदम इजी कंसेप्ट है, एकदम बहुत ही बढ़िया इजी कंसेप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए लगा रहा हूं, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलो बताओ। हाँ चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी?
मुझे पता है क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, बस सभी लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। चलो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ऐसा पूछा गया कि मान लीजिए आप कोई खेल खेल रहे हो और खेलते खेलते आप गिर गए हो, आपको कोई घाव लग गया। घाव लगने के बाद अगर आप किसी, जी बिल्कुल, थोड़ा सा आंसर आपको पता चल गया, मुझे पता है। इसका आंसर क्या रहेगा सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। अगर लग जाता है तो उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग अभी भी डी बोल रहे हैं, कोई ब्रोमीन बोल रहा है, और मुझे पता है इसका आंसर आप सभी ने देख लिया है, पर सभी लोग जो है जानबूझकर गलत करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्वेश्चन सीटेट में ही पूछे गए हैं। मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करता तो इसका आंसर रहेगा आपका आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। और वही अगर 78 नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिखा रहा हो, इसका भी आंसर क्या रहेगा जी, उसका भी आंसर आपका आयोडीन मान के क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। दोनों क्वेश्चन का अगर आप देख रहे हो भाई साहब, ऑप्शन को तनिक भी चेंज नहीं किया गया है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, और इसका सबूत भी आपके सामने लगा दिया है ना। एक ही एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है विथ ऑप्शन। ऐसा भी नहीं कि ऑप्शन जो है भाई साहब बदल दिए। सल्फर नजर आ रहा है, देखिए सल्फर यहाँ पे भी है। क्लोरीन नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन और ब्रोमीन, बस ऑप्शन जो है भाई साहब इधर के उधर और उधर के इधर कर दिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ये सल्फर जो है, इसमें से आयोडीन जो होता है भाई साहब वो घाव के ऊपर लगने को मदद करता है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे इन सभी की प्रॉपर्टी क्या रहेगी जी। अगर मैं बात करता हूं सल्फर की प्रॉपर्टी क्या है जो हमने पढ़े, तो कोई बता सकता है सल्फर के बारे में? कोई बता सकता है क्या? सल्फर एक प्रकार का अधातु है जो जनरली आपको ठोस रूप में मिलता है। कहां पे मिलता है? ठोस रूप में मिलता है। वही अगर मैं ब्रोमीन की बात करूंगा तो ब्रोमीन भी एक प्रकार का अधातु है। कैसा है? अधातु है जो आपको लिक्विड रूप में मिलता है। कैसे मिलता है? तरल रूप में मिलता है। क्लियर है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, कुछ नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पूछा गया है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसका मतलब पूछा गया है एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन जिसे बोलेंगे हम बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं जी। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका सलाइवरी ग्लैंड। क्या रहेगा? लार ग्रंथि जो होती है वो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं बल्कि बाह्य स्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड जिससे 3F नाम का हार्मोन निकलता है, 3F नाम का हार्मोन लिखता है, थायराइड ग्रंथि जिससे हम थायरोक्सिन या T3 नाम का हार्मोन निकलता है। ये सभी के सभी ग्रंथियां कैसे है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, सिवाय आपके सलाइवरी ग्लैंड के। ये लार ग्रंथि कहां पर होती है? ये होती है हमारे मुंह में होती है। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि इस लार ग्रंथि से निकलने वाले उस एंजाइम का नाम क्या है जो हमारे खाने के पाचन में मदद करेगा। उसका नाम है एमिलेज एंजाइम। उसका नाम क्या है जी? एमिलेज एंजाइम उसका नाम है। और ये क्या करता है? हमारे खाने में मौजूद दो स्टार्च होता है, इसे कन्वर्ट करता है किसमें? सिंपल शुगर में। किसमें? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आपको कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। एक बात यहां पे क्लियर हो जाएगा कि जिन शाखा में विज्ञान की जहां पर एंडोक्राइन माने कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्रेनोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एंडोक्रेनोलॉजी बोला जाता है। और यहाँ पे एक वैज्ञानिक आपको नजर आ रहे हैं जिनका नाम है थॉमस एडिसन। ये बल्ब बनाने वाले एडिसन नहीं है, ये थॉमस एडिसन है। और थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया। और ये आप सभी को पता है कि अगर मैं एंडोक्राइन माने कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करूंगा तो ये डायरेक्टली कहां पर डालते हैं? हमारे खून में, हमारे रक्त में जो डायरेक्टली स्त्राव चला जाता है। पर वही अगर मैं एक्सोक्राइन माने कि अगर मैं बाह्य स्रावी ग्रंथियों की अगर मैं बात करता तो बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होती है इनके अंदर एक डक्ट होती है, एक नली होती है। उस नली के द्वारा ये क्या करेंगे? आपके खून में अपना स्त्राव डालते हैं। और इसीलिए
जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है, डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रही वो ग्रंथियां जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड में पाई जाती है। अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूंगा तो हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है जी? इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये कहां पर मिलता है? ये हमारे ब्रेन में मिलेगा आपको, यहां पर हाइपोथैलेमस, जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करता है, और इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि आप सभी को पता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और इसे कंट्रोल करने वाला आपका हाइपोथैलेमस होता है। और साथ ही साथ ये थैलेमस जो होता है, हमारे शरीर का ताप भी नियंत्रित करता है। क्या करता है? ताप भी नियंत्रित करता है। थायराइड ग्लैंड कहां पर होती है जी? ये होती है हमारी गले में। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड उसी ग्रंथि के पीछे, मान लीजिए हमारे थायराइड ग्रंथि है, इसी के ऊपर ऐसे 4 डॉट अगर नजर आएंगे तो वो होती है आपकी पैरा थायराइड ग्रंथि। और इसका मुख्य कार्य ये होता है कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है, उसका अवशोषण करना और उसकी मात्रा को कंट्रोल करना, ये हमारी पैराथायराइड ग्रंथि का काम होता है। थाइमस ग्रंथि, ये थाइमस ग्रंथि आपके बिल्कुल एग्जैक्टली छाती के बीच में, मान कि इस तरह से कर कर अगर आप अपना हाथ यहां पर रखते हो, तो जहां पर आपका हाथ टच हो रहा है या मुट्ठी टच हो रही है, वहां पे आपकी थाइमस ग्रंथि होती है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि ये थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर के कौन से कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको याद रखना है कि ये थाइमस ग्रंथि जो है, ये WBC बनाने का काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया जी? माने कि रोग प्रतिकारक शक्ति जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसका काम ये थाइमस ग्रंथि करती है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, ये कहां पर रहेगी? आपके किडनियों के ऊपर रहेगी। उसके बाद पिनल ग्लैंड, ये आपकी मस्तिष्क के अंदर रहेगी। पिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सदा जवान रखने वाली ग्रंथि के नाम से जानता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिनल ग्लैंड जो है एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करती है, जिसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। और इसी के वजह से क्या होता है जी? इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। इसी पिनल ग्लैंड को क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ अवर बॉडी बोला जाता है। माने कि हमारा सोने का जो पूरा चक्र होता है भाई साहब, उसे नियंत्रित करने का काम यह हमारी पिनल ग्लैंड करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? और उसके बाद अगर मैं पैंक्रियास की बात करता हूं, माने कि अग्न्याशय की बात करता हूं, तो अग्न्याशय ये कौन से प्रकार की ग्रंथि होती है? ये एक प्रकार की मिश्र ग्रंथि है। कैसी है? मिश्र ग्रंथि है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। माने कि ये ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ये दोनों का भी काम करती है। बराबर है? गोनैड्स फीमेल के अंदर अलग रहेगा और मेल के अंदर अलग रहेंगे। गोनैड जो जिसे जननांग बोला जाता है भाई साहब, वो फीमेल के अंदर ओहम जैसे काम करता है और मेल के अंदर टेस्टिस के रूप में होता है। ये तो पूरे के पूरे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, बस 5 मिनट के अंदर हमने समझ लिया। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे बाह्यस्रावी ग्रंथि, माने कि हमारी आंखों में जो पानी आता है, जिसे हम आंसू बोलते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि हमारे आंखों में आंसू कौन से ग्रंथि से निकलते हैं? कोई बता सकता है क्या? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है। हमारे आने वाले सीटेट के हिसाब से भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। इसे क्या बोलेंगे हम? लैक्रिमल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, लैक्रिमल। ठीक है? और यही हमारी अश्रु ग्रंथि बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? अश्रु ग्रंथि। ठीक है? उसके बाद हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद स्किन मान की त्वचा, ये भी हमारी एक प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जिससे निकलता है पसीना। उसके बाद स्टमक के अंदर हमारा पेट, ये भी एक प्रकार का बाह्यस्रावी ग्रंथ है, जिससे कि कौन सी निकलती है जी? उससे निकलने वाले एंजाइम। कोई बता सकता है क्या हमारे पेट में कौन से एंजाइम बनते हैं जी? वहां पे बनता है आपका पेप्सिन नाम का एंजाइम बनता है। ठीक है? पेप्साइन नाम का एंजाइम बनता है। बराबर है? जो कि आपके प्रोटीन के पाचन में मदद करेगा। उसके बाद ब्रेस्ट जो होते हैं, स्तन जो होते हैं महिलाओं के अंदर, ये भी एक प्रकार के एक्सोक्राइन मान की बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जिससे क्या बनता है? मिल्क सिक्रेशन बनता है। बराबर है?
उसके बाद लीवर, लीवर जो है एक प्रकार के मिक्स ग्लैंड है, लीवर जो है एक प्रकार के मिक्स माने कि मिश्र ग्रंथि है, जिसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, माने कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का भी काम करता है लीवर। उसके बाद पैंक्रियाज, पैंक्रियाज ये भी एक प्रकार की मिश्र ग्रंथि है, और हमारे इंटेस्टाइन जो होती है भाई साहब, ये भी ग्रंथियों में ही गिने जाते हैं। तो इतनी सारी है हमारी शरीर की एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेता हूं, और ये रहा आपका क्वेश्चन, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सब लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए जी बताइए, और मैं आपको बताना चाहूंगा सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? चलो इसका आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से? जी बिल्कुल यादव अजय जी, आपकी बात हमने हमारे टेक्निकल टीम ने सुन ली है, उसके ऊपर काम जरूर करेंगे, ठीक है? इसका आंसर क्या रहेगा जी? द करेक्ट लेबलिंग ऑफ ए बी सी एंड डी। देखिए ए हमारी हमारे ब्रेन में ग्रंथि है, तो ए कौन सी रहेगी? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगी। बी जो है आपके गले में नजर आ रही है, माने कि ये थायराइड ग्रंथि रहेगी। डी बी कौन सी रहेगी? आपकी थायराइड ग्रंथि रहेगी। सी जो है आपकी किडनी के ऊपर दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कौन सी ग्रंथि है? ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड है, ये रही आपकी एड्रिनल ग्लैंड। और डी जो नजर आ रहा है, ये आपके बीच में नजर आ रहा है, इसे बोलेंगे हम अग्नाशय, मान के इसे बोलेंगे हम पैंक्रियाज। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपका सही उत्तर है जी, बराबर है। और देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था। अब बताओ, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये कोई और एग्जामिनेशन नहीं है, ये मैं सीटेट की ही बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सीटेट की ही बात कर रहा हूं। सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। बस यहां पर देखिए फिगर भी वही है, ऑप्शन भी वही दिए गए। चलो बताओ इसका भी आंसर क्या रहेगा जी? इसका भी आंसर अगर आप चेक करोगे तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 65th बीपीएससी 2019 और यूपी लोअर एग्जामिनेशन 2004, मान की 2 एग्जामिनेशन में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैं इसीलिए सभी क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि ये सेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। कुछ लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे, पर जिस दिन ये आपको समझ में आ जाएगा उस दिन इस सेशन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बीपीएससी चाहे चाहे यूपीटेट के एग्जामिनेशन करो या केवीएस या किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं भाई साहब इधर के उधर और उधर के इधर ही पूछे जाते हैं, ठीक है? और उसी के तहत ये पूरे का पूरा एनालिसिस में आपके सामने रख रहा हो। अगर यहाँ पे पूछा जाता है ध्वनि किस प्रकार से चलती है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा। और वही अगर पूछा जाता है साउंड की जगह पे अगर लाइट पूछा जाए तो इसका आंसर क्या कर लोगे? चलो वो भी आंसर कर दो। अगर वहां पे साउंड की जगह पे लाइट पूछा जाए तो उसका आंसर क्या करोगे? इसका आंसर रहेगा आपका ट्रांसवर्स वेव रहेगा। क्या रहेगा? ट्रांसवर्स वेव रहेगा। ओके क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीएफ आरएफओ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके। हाँ जी बिल्कुल, साउंड वेव ट्रेवल्स इन एयर, वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती है। इसका आंसर जो है बहुत लोग गलत करने वाले हैं। एक दूसरे का जो है देख देख कर आंसर ना करे भाई साहब। हमने पढ़े हैं जी, हमने ये पढ़े, साउंड एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है, जो माध्यम के एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करती है। तो ध्वनि ध्वनि को जब हवा से वो ट्रैवल कर रही है तो उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, और उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे बड़े ही दिक्कत वाली बात हो गई भाई साहब।
और कुछ बातें बताता हूं इस ध्वनि के बारे में, शायद वो आप गलत कर दो। चलो मुझे बताओ, अगर मैं साउंड की लाउडनेस की अगर मैं बात करता हूं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रबलता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रबलता बोलते हैं, इसकी इकाई कोई बता सकता है क्या, इसकी इकाई क्या रहेगी? वही अगर मैं साउंड के इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो इसकी इकाई क्या रहेगी? देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते। चलिए जी, सबसे पहले सभी लोग जो है मुझे साउंड की लाउडनेस की इकाई बता देंगे। साउंड की लाउडनेस की इकाई क्या रहेगी? इसके बारे में हमने अक्सर पढ़ा भी है, ठीक है। यहां पर देखिए कुछ लोग जो है गलत कर, बहुत बढ़िया कीर्ति जी, कीर्ति जी ने सबसे पहला सही उत्तर दे दिया है जी। इसका तो सभी को पता है, लाउडनेस जो है इसको गिना जाता है आपका डेसिबल में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? डेसिबल में। पर वही अगर मैं साउंड की इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो ये ऊर्जा को गिनने की इकाई है। ऊर्जा गिनते ही इससे हम कैसे गिनते हैं, कैसे गिनते हैं पता है आपको? बहुत बढ़िया, देखो कृति जी ने इसका आंसर दिया है। हाँ, अब विक्रम जी का भी आंसर आ गया है। चलो सभी लोग उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जी, सभी लोग उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अगर साउंड की इंटेंसिटी की बात हो रही है, और यहां पे अगर मैं ध्वनि के साउंड की फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं, साउंड की फ्रीक्वेंसी का, इसकी इकाई आपकी हर्ट्ज रहेगी। साउंड की इंटेंसिटी की इकाई जो है, कुछ लोग इसका आंसर बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस इकाई को थोड़ा सा ढूंढेंगे और उसका आंसर मुझे कल बताएंगे। कितने लोग तैयार है? मैं इस क्वेश्चन को कल फिर से रिपीट करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से कल रिपीट करूंगा। सभी लोग इसे एनसीईआरटी के बुक में ढूंढेंगे। एनसीईआरटी के बुक में कक्षा 10वीं में साउंड नाम का चैप्टर है, वहां पे क्लियरली लिखा गया है द यूनिट ऑफ साउंड फॉर लाउडनेस इज डेसिबल। बस वही अगर मैं इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो इसकी इकाई भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, उसी पेज के ऊपर मिल जाएगी। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। यह आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, यह आपके एनसीईआरटी के बुक से लिया गया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो आपके DSSB में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? DSSB में पूछा गया। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? इतना डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी के बुक से DSSB में पूछा गया क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी, जल्दी से। पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इंक्रीजिंग बोला गया माने कि सबसे पहले कम से शुरू हमें करना पड़ेगा। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे कम गति किस में रहेगी? वो रहेगी आपकी हवा में। तो हवा माने कि 1 नंबर आपका सबसे कम में आ जाएगा, ये आ गया सबसे कम में यहां पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका यही उत्तर रहेगा लगभग। उसके सेकंड नंबर पे कौन आएगा जी? वो आएगा आपका पानी आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ये आ गया 4। अब कंफ्यूजन ये है कि सर कॉपर माने की तांबा और स्टील माने की इस्पात, ये दोनों भी तो ठोस चीजें है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर में गति ज्यादा होती है कि स्टील में गति ज्यादा होती है? तो इसका आंसर कोई बता सकता है? ऐसा कौन सा एक आधार लोगे जिससे आप बता पाओगे कि कॉपर या स्टील किसमें गति ज्यादा होती है? तो आप आंसर किस तरह से करना चाहोगे? चलो बताओ, देखते, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में और मुझे बताओ कि अगर मैं कॉपर में ध्वनि की गति और स्टील में ध्वनि की अगर गति में बात करता तो किसमें ज्यादा रहेगी जी? बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही सही जा रहे हो बेटा, ठीक है, सभी लोग सही जा रहे हैं। पर यहां पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि शायद शायद एक जगह पर जो है आपकी गलती होगी। पता है वो गलती क्या है? कि ध्वनि की गति जो होती है ना, ध्वनि की गति जो होती है वो किसी भी माध्यम के लचीलेपन के भी ऊपर डिपेंड करती है। लचीले
पन के ऊपर डिपेंड करती है, लचीलेपन के ऊपर। अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि अगर मैंने स्टील को गर्म किया, ठीक है, अगर मैंने स्टील को गर्म किया, ठीक है, और कॉपर को अगर मैं गर्म करता हूं, तो किससे आप तार निकाल सकते हो जो कौन ज्यादा लचीला है? तो आपको दिमाग में आ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर कॉपर जो है वो ज्यादा लचीला होता है आपके स्टील से। होता है कि नहीं होता है जी? है ना? इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं, इलास्टिसिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑब्वियस से कॉपर ज्यादा लचीला है, बराबर है, और स्टील कम लचीला है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, बराबर है। पर अगर मैं एक और बात में आपके क्लियर बताता हूं, देखो यहां पे मुझे पता है मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, पर यह बात एक्चुअली समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर एक और बात में अगर आपके ध्यान दूं, अगर मैं डेंसिटी ऑफ कॉपर को डिफाइन करूं और डेंसिटी ऑफ अगर मैं स्टील देखूं, तो आपको क्या लगता है कॉपर और स्टील में भारी कौन रहेगा? चलो आंसर करेंगे सभी लोग। देखो यहां पे आंसर क्या होगा वो तो हम बाद में डिसाइड कर ही लेंगे, ठीक है। पहले और चार को तो हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया है, पर इन दोनों के बारे में हमें डिसीजन लेना। मैं अगर चाहता तो आंसर डायरेक्टली बता देता था कि सर आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए रहता। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट है, बराबर है। कैसे, ये भी तो बताना जरूरी है ना। माने कि इससे हमें ध्यान में आ रहा है कि जो माध्यम तीसरा है इसमें गति सर्वाधिक है, और वही अगर माध्यम दूसरा जो इसमें गति जो है कम आ रही है इसमें, बराबर है। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर लचीलापन और घनत्व इन दोनों के बारे में अगर हम कंपेयर करें, तो डेंसिटी ऑफ जो स्टील होता है वो ज्यादा होता है डेंसिटी ऑफ कॉपर से। तो इसका मतलब होता है कि लचीलेपन से ज्यादा जो ध्वनि की गति होती है वो उसके घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। माने कि जिसका घनत्व सर्वाधिक रहेगा, चाहे वो थोड़ा सा लचीला कम क्यों ना रहे, उसमें ध्वनि की गति ज्यादा रहेगी, उसमें ध्वनि की गति ज्यादा रहेगी। तो इसी का कहने का मतलब यह है कि स्टील में ध्वनि की गति ज्यादा रहेगी और वही कॉपर में उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम रहेगी। माने कि आंसर आपका क्या रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। किसी को कोई डाउट है क्या जी? क्लियर है? ये बहुत डिटेल में जाके पढ़ाया है आप लोगों को मैंने, इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। और उसी तरह से कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी है जिसके ऊपर ध्वनि की गति निर्भर करती है। अगर मैं ध्वनि की बात करूंगा तो ये ध्वनि की गति माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। माध्यम किस प्रकार का है? क्योंकि ध्वनि एक प्रकार की एक यांत्रिक तरंग होती है। कैसी होती है? यांत्रिक तरंगे होती है, जिसे हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और ये कौन कौन सी चीजों के ऊपर निर्भर करती है? सबसे ज्यादा निर्भर करती है वो घनत्व के ऊपर। किसके ऊपर? घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए सॉलिड में सबसे ज्यादा, इसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में गति होती है। सेकंड जो पॉइंट बोलूंगा वो होता है आपका तापमान। क्या बोलूंगा? तापमान। अगर तापमान ज्यादा है तो माध्यम के जो कण है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी, और जब ऊर्जा ज्यादा रहती है तो उस केस में भी ध्वनि की गति कैसे रहेगी? ज्यादा रहेगी। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपकी ह्यूमिडिटी। इसे ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, जिसे बोलेंगे हम आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। अगर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है इसका मतलब क्या है? हवा में मौजूद अगर पानी की मात्रा अगर बढ़ती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? भाप बोलेंगे। उसकी अगर मात्रा बढ़ती है तो ऑब्वियस है हवा का घनत्व बढ़ेगा, और हवा का घनत्व अगर बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। और वही अगर मैं बात करता हूं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की, वो है आपका प्रेशर। वो है आपका प्रेशर, मान की दबाव। चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैंने प्रेशर के बारे में बहुत बार आपको बताया है। क्या ध्वनि की गति अगर मान लीजिए प्रेशर बढ़ रहा है तो गति बढ़ेगी या कम होगी? चलो जी सभी लोग आंसर करेंगे। अगर मैं प्रेशर मान की दबाव अगर बढ़ा रहा हूं तो ध्वनि की गति बढ़ेगी कि क्या कम होगी? बताओ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने आंसर दिया है कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो ध्वनि की गति जो है कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं या भैया प्रेशर घटाऊं, उसके वजह से
ध्वनि की गति, ध्वनि की गति के ऊपर गति नहीं बदलती है। इसीलिए मैंने आप सभी को पूछा यह प्रश्न। ध्वनि की गति नहीं बदलती है माने कि किसी भी माध्यम के प्रेशर के ऊपर साउंड की गति डिपेंड नहीं करती है। सभी को क्लियर है जी? क्लियर है? इसे इसे जो है मार्क करके रख दो ताकि आपके ध्यान में रहेगा कि प्रेशर के ऊपर ध्वनि की गति निर्भर करती नहीं है। चलो कोई नहीं। DSSS PRT 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। और ये हमने बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। कितने लोगों को, अगर यहां से कोई बीपीएससी वाला बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है जो मेरा 2 बजे का क्लास करता है और मोना मैम का 4 बजे का क्लास करता है, वो मुझे अभी के अभी बताएगा क्या ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है कि नहीं है। चलो बताओ, क्या ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है कि नहीं है? चलो बताओ, सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? पूछा है कि नहीं पूछा है? बिल्कुल पूछा है जी। आपको ध्यान में रखना है, जो सिंकोना नाम का पौधा है, इसकी जो छाल का उपयोग किया जाता है वो मलेरिया नाम के रोग को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी है कि जो किसके वजह से होता है जी? ये होता है प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम नाम के प्रजीव है, एक प्रकार का प्रोटिस्टा है, और ये प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम कौन करता है जी? वो करता है आपका मच्छर। और उस मच्छर का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोगे। किसी लोग दोगे? मच्छर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दोगे आप सभी लोग, ठीक है? और उसी तरह से एक बात मुझे बताइए, आपने डेंगू के बारे में सुना? मादा मच्छर, मादा एडिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडिस मच्छर बराबर है। उसके बाद एलिफेंटासिस माने कि हाथी पांव के बारे में सुना, वहां पे भी मादा क्यूलेक्स मच्छर आ जाएगी। अगर उसी तरह से मैं अगर प्लाज्मोडियम की बात, मलेरिया की बात करता तो वहां पे मादा एनीफिलिस आ जाएगी। ये मादाएं इतनी घातक क्यों होती है, कोई बता सकता है क्या? ये जो मादा मच्छर है ही जो है वो जनरली आपका रोग इंसानों में क्यों फैलाते हैं, कोई बता सकता है क्या जी? कोई बता सकता है? कभी जंगल में गए हो? जंगल में तो गए होंगे कभी ना कभी, तो जिंदगी में एक बार जंगल में हर कोई गया होगा। जंगल में अगर जाओगे तो आपके सर के ऊपर बहुत सारे मच्छर जो ऐसे घूमते रहते हैं, करते रहेंगे। कितने लोगों ने ये महसूस किया है? चलो आज आपको बताता हूं कि मादा इतनी क्यों खतरनाक होती है। घनत्व बढ़ने से, जी बिल्कुल, हाँ हाँ, देखिए है ना? हाँ, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा, जंगल में जाने का जो मच्छर आपके सर के ऊपर भिनभिनाते रहते ना भाई साहब, वो जनरली नर मच्छर होते हैं, वो मेल मच्छर होते हैं जो काट नहीं सकते हैं। प्रकृति ने उनको वैसा बनाया ही नहीं है कि वो किसी इंसान को काट सके। पर अगर मैं मादाओं की बात करूंगा तो मादाओं के अंदर वो सभी गुण है जो किसी भी इंसान को काट सकते। मान की उनकी जो नोक होती है, सुई होती है ना, जो हमारे शरीर के अंदर घुसड़ देगी भाई साहब, वो बड़ी होती है। उसी तरह से जब मादा आपको काटती है तो उस टाइम पे वो एक प्रकार का ऐसा केमिकल छोड़ती है जो आपके न्यूरॉन्स को सुन्न कर देता है, और उसके वजह से आपको पता भी नहीं चलता है कि भाई साहब मादा ने आपको काट दिया। यही छोड़िए, यही छोड़िए, उस मादा के सलाइवा में एक प्रकार का ऐसा केमिकल होता है कि भाई साहब जो आपके खून को भी पतला रखता है, वो गाढ़ा नहीं होने देता है। मान की मादा में वो सभी गुण है जो एक इंसान का खून पीने के लिए चाहिए। पर उस मेल मच्छर में, यानी कि जो नर मच्छर है भाई साहब, उसमें ना ही बड़ी सुई है जो आपके आपके शरीर के वो त्वचा को छेद कर आगे चढ़ पाए, और उसके अंदर ना ही वो सलाइवा होती है कि जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट हो जाए और आपको ये बताए कि भाई साहब आपने किसी ने काट दिया। मच्छर ने अगर आपको, नर मच्छर ने काट दिया, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे मच्छर बैठा है भाई साहब, आप धड़ार से उसे मार दोगे। ठीक है, तो ये है मादा मच्छर के गुण जो इंसानों को काटने के लिए बने हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका सिंकोना, और ये उसकी छाले है जिसका इस्तेमाल कर जो है हम मच्छर के लिए
वो दवा बना सकते हैं जो उसको मार देगा। ठीक है, चलो कोई बता सकता है क्या इस क्वेश्चन का आंसर? चलो बताओ। देखो पौधे कितने काम के हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी, जल्दी जल्दी। नीम का पौधा किस रोग के लिए बहुत उपयोगी होता है? अब नीम के बारे में किसे नहीं पता है? हाँ, अगर किसी भी गांव में जाओगे, किसी भी शहर में जाओगे, तो एक सड़क पर कम से कम 2-4 नीम के पेड़ तो दिख ही जाते हैं। और बहुत बढ़िया आंसर भी करे सभी लोगों ने। इसका आंसर क्या रहेगा? जो कुष्ठ रोग माने कि जो लेप्रोसिस होता है उसके लिए नीम का पौधा बहुत अच्छा होता है। और नीम के पौधे के बहुत सारे जो है उपयोग भी है। देखिए वो जीवाणु रोगी होते हैं, वो विषाणु रोगी होते हैं, वो परजीवी रोधी होते हैं, उसी तरह से कैंसर रोधी भी होते हैं, माने कि कैंसर को भी वो दूर रखने का काम करता है। ऐसा इसलिए आयुर्वेदिक में बोला जाता है, आयुर्वेदा में बोला जाता है कि कम से कम डेली एक नीम का पत्ता इंसान ने खाना चाहिए। यह आपको इस सभी बीमारियों से दूर रखने का काम करता है, बराबर है, क्योंकि इनके अंदर एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी पैरासिटिक और एंटी कैंसर जैसे गुण होते हैं। यही नहीं, ये नीम का पौधा जो आमतौर पर सभी रोगों के लिए काम आता है। और ऐसा माना जाता है कि नीम का अगर धुआं भी आपने कर दिया भाई साहब, तो उसके वजह से भी मच्छर भग जाते हैं। कितने लोगों को यह पता है? गांव खेड़ों में अगर जाओगे तो वहां पे वो मोर्टिन के लिक्विड विक्विड नहीं जलाए जाते हैं। जो गोबर होता है भाई साहब, सूखा हुआ गोबर, उसके ऊपर जो है नीम की पत्तियां भाई साहब झाड़ियां रख देंगे, उसको आग लगा देंगे, उससे जो धुआं उत्पन्न होता है उसे मच्छर पूरा दुम लगा के भाग जाएगा। माने कि नेचुरल क्या बोलेंगे आपको, मच्छर भगाने वाली दवा माने कि हमारा नीम है। और उसी तरह से इस नीम का, ठीक है, और उसी तरह से ये जो आपका नीम है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? इसे अजाडिराक्टा इंडिका बोला जाता है। अजाडिराक्टा इंडिका बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, और सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम? चलो ये क्वेश्चन जो है मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग सभी के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, और कुछ इजी वाले क्वेश्चन है। मैंने आपको कल वादा किया था कि कुछ आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, ठीक है? राम गुप्ता जी, आपका डाउट जो है मैं कल जरूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है? चलो इसका थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपके रैपिड फायर में लेना चाहूंगा, जो मैंने क्वेश्चन पहले भी ले चुका हूं। और मैंने आपको कल वादा किया था कि कुछ क्वेश्चन जो है आरआरबी से भी लेकर आऊंगा, तो आरआरबी से भी क्वेश्चन मैंने कुछ लेकर आया हूं। सभी लोग उन सभी का आंसर जो है एकदम जल्दी जल्दी देंगे, ताकि वो भी आपका रिवीजन हो जाए। चलो 5 क्वेश्चन यहां से फास्ट लेने वाला हूं, सभी लोग बिल्कुल फास्ट तरीके से इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर? हमने तापमान की 3 इकाई देखे, ठीक है? हमने एक तापमान की 3 इकाई देखी है, एक फ़ारेनहाइट, एक सेल्सियस और केल्विन। और यहां पे कौन सा नहीं है? वो है आपका पास्कल, और पास्कल ये आपकी दाब मान की प्रेशर की इकाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आंसर कर देंगे। आरआरबी ग्रुप डी 4 दिसंबर और आरआरबी ग्रुप डी 30 अक्टूबर 2018 दो शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। द असाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसे हम ऐसा यूनिट बोलूंगा, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा आपका ओहम। क्या रहेगा? ओके सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछा गया है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता, तो इसकी इकाई रहेगी ओहम मीटर। क्या रहेगी जी? ओहम मीटर इज द करेक्ट आंसर। और ओहम जो है ये आपकी प्रतिरोध की इकाई रहेगी। यहाँ पे कूलम जो रहेगा ये आपके आवेश की इकाई रहेगी, चार्ज की इकाई रहेगी, और एम्पियर ये आपके करंट की इकाई होती है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के लिए। और मुझे पता है कि मेरे पास पढ़ने वाला हर बच्चा इन क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से दे पाता है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या रहेगी? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा किलोवाट आवर। इसका आंसर क्या रहेगा? किलोवाट आवर। इसे ही बोलते हैं हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट के नाम से जानते हैं, बराबर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा जी इसका किलोवाट आवर रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आंसर कर देंगे। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव मटेरियल
इज मेजर्ड यूजिंग अ कन्वेंशनल यूनिट। चलो यहाँ पे बोला गया है कि रेडियो एक्टिविटी की व्यक्ति के लिए, माने कि जो रेडियो धर्मिता होती है उसके लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माने कि क्यूरी। माने कि क्या रहेगा, क्यूरी। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं आज ये होमवर्क दे रहा हूं, माने कि आपके पास 2 ऐसे होमवर्क है जिनके आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। सेशन कैसे लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और कल हमारा टारगेट 500 का रहेगा। कल रैपिड फायर रिवीजन लूंगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और नए क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं कल ठीक इसी समय के ऊपर 5 बजे, और भी जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे ताकि आप 2025 में अपनी गवर्नमेंट जॉब पक्की कर लो। और जो गवर्नमेंट जॉब पक्का करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर एक ना एक कमेंट लिख देगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।